साथियों, घटना घटित होने का प्रॉमिस होते हुए भी घटना कब नहीं घटती। गोचर में होने वाली सभी सुखद घटनाओं का संबंध गुरु से होता है और सभी दुखद घटनाओं का संबंध शनि से देखा जाता है। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हमारे जीवन में कई बार जन्म कुंडली के ग्रहों के अनुसार तथा गोचर के ग्रहों के अनुसार भी घटना के होने की पुष्टि हो रही होती है, किंतु घटना नहीं घटती। ऐसा क्यों होता है, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। साथियों, जन्मकालीन ग्रह की स्थिति से उस ग्रह के गोचर का फल, गोचर में ग्रह के बल के अनुसार तारतम्य से तथा वेद और विपरीत वेद के द्वारा राशि के शुरू अंत मध्य के सूत्र के अनुसार जन्मकालीन ग्रहों पर से गोचर ग्रहों के प्रस्थान के फल के अनुसार अष्टकवद के द्वारा, तारा बल के द्वारा अर्थात नक्षत्र ज्ञान के द्वारा, दैनिक मुहूर्त के द्वारा भी शुभ शुभ समय के अनुसार गोचर का फल देखा जाता है। सभी घटनाएं, चाहे वह घटनाएं दुखद है चाहे वे सुखद हैं, वे घटनाएं अपनी दशा भुक्ति में ही होती हैं। जब हमारा जन्म होता है वो घटनाएं घटेंगी, इस बात का प्रॉमिस जन्म समय के ग्रहों से हो जाता है। लेकिन उसी वक्त तो वो घटनाएं नहीं होती है ना। वो घटनाएं जब होनी होती हैं उनके लिए कुंडली में और गोचर में जब ग्रहों की स्थिति आपस में मेल खाती है तब वो घटनाएं घटती हैं। जब हम कुंडली विश्लेषण करते समय ये निर्णय कर लेते हैं कि अमुक ग्रह की दशा अंतरदशा के दौरान ऐसी घटना घटेगी, तब उस घटना का सही समय जानने के लिए हमें गोचर का प्रयोग करना पड़ता है। जो घटना गोचर में घटनी होती है, चाहे वह दुखद है चाहे वह सुखद है, उसका संबंध जन्म कुंडली के ग्रहों से अवश्य होता है। यदि किसी घटना का परिणाम सुखद निकलना होता है तो उस घटना की पुष्टि जन्म कुंडली के ग्रहों से हो जाती है और वह घटना किस ग्रह की दशा अंतरदशा में होगी ये भी पता चल जाता है। अब हमें उस घटना का सही दिन पता करने के लिए गोचर देखना पड़ेगा। गोचर में जब ग्रहों की बिल्कुल वैसी ही स्थिति होगी जैसी जन्म कुंडली में उस घटना को दर्शाने वाले ग्रहों की है, तो वह घटना उस दिन घट जाएगी। अर्थात मान लेते हैं कि कोई घटना सुखद है जो घटनी है, तो जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति सुखद घटना के अनुसार ही होगी और गोचर में भी वह ग्रह जब सुखद स्थिति में होंगे तो वो घटना घटेगी। इसी तरह यदि कोई दुखद घटना घटने वाली होती है तो उस घटना का संबंध जन्म कुंडली के ग्रहों में भी मिल जाएगा और गोचर में भी वो ग्रह पीड़ित मिलेंगे और उस घटना के होने के लिए जिम्मेवार होंगे। घटनाओं के दिन का पता करने के लिए मूल सिद्धांत यही है कि जो घटना घटित होनी होती है उसे पहले दशा भुक्ति में देखा जाता है कि वह घटना किस दशा महादशा के अंतर्गत होगी। फिर उस महादशा के अंदर अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में घटना ने कब घटना है, उसके लिए फिर हम गोचर को देखेंगे। गोचर के समय बिल्कुल वैसी ही स्थितियां बननी चाहिए जैसे कि जन्म कुंडली के भाव और ग्रहों के द्वारा स्पष्ट हुई थी कि किस दशा महादशा में घटना घटने वाली है। फिर गोचर में जैसे ही उस घटना के अनुसार परिस्थितियां बनती हैं तो वह घटना घट जाती है। कोई घटना कब घटती है और कब घटते घटते रह जाती है, यदि आपको इस विषय पर जानकारी महत्वपूर्ण लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और आपको यदि किसी भी विषय पर जानकारी चाहिए होगी तो आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट में अपनी जिज्ञासा लिख दें। ऐसे कोशिश करिए जिस टॉपिक पर वीडियो आपके हाथ में है आपकी जिज्ञासा उसी के आसपास हो तो ज्यादा सही रहेगा। फिर भी आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट में अपनी जिज्ञासा लिख सकते हैं। यदि आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। साथियों, हम बात कर रहे थे कि कई बार परिस्थितियां होती हैं फिर भी घटना नहीं घटती। उसके पीछे मुख्य कारण होता है ग्रहों का वेध हो जाना। घटना के लिए जिम्मेवार ग्रह के रास्ते में जब कोई दूसरा ग्रह आ जाता है तो घटना के लिए जिम्मेवार ग्रह की तरंगे जातक तक नहीं पहुंच पाएंगी। ग्रह का प्रभाव बीच में ही रुक जाएगा। वेध होने से यदि कोई शुभ घटना घटने वाली होती है तो शुभ घटना नहीं घटेगी और अगर
अशुभ घटना घटने वाली होती है तो अशुभ घटना भी नहीं घटेगी। साथियों, ग्रहों के लिए गोचरवश जो शुभ स्थान कहे गए हैं, यदि उन शुभ स्थान के वेद स्थान पर कोई अन्य ग्रह संचार कर रहा होगा तो संबंधित घटना नहीं घटेगी। किसी की भी जन्म राशि से सूर्य तीसरे स्थान पर शुभ फल देता है, किंतु मान लीजिए यदि ठीक उसी समय नवम भाव में शनि के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रह हुआ तो सूर्य के गोचर का जो शुभ फल मिलने वाला था वह जातक को अब नहीं मिलेगा। साथियों, मैं आपको वीडियो के अंत में वो सूची दे दूंगी जिससे आप आसानी से जान पाएंगे कि ग्रह कहाँ पर शुभ होता है और कहाँ पर उसे वेद हो सकता है। तो आशा करती हूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, जब कुंडली में कोई एक प्रभाव उत्पन्न होने के कारण होते हैं तब ये भी देख लेना चाहिए कि उसे उत्पन्न करने वाले कारण कोई अन्य बाधक कारण तो नहीं है। इसी को वेद कहते हैं। जन्म राशि और लगन के अनुसार गोचर फल कोई शुभ ग्रह भी हो तो भी वेद स्थान में किसी अन्य ग्रह के आ जाने से वह ग्रह अपना फल प्रदान नहीं कर पाएगा। इसी भांति गोचरवश कोई अशुभ ग्रह भी विपरीत वेद हो जाने से गोचर का अशुभ फल प्रदान नहीं कर पाएगा। तो कई बार विपरीत वेद हमारे लिए अच्छा भी होता है। यदि वेद करने वाला ग्रह हीन बली है तो वेद निष्फल हो जाएगा, क्योंकि ग्रह में बल ही नहीं है और गोचर का शुभ परिणाम बिना बाधा फिर जातक को मिल जाएगा। अगर शुभ है तो शुभ मिलेगा और अशुभ है तो अशुभ मिल जाएगा। सूर्य को शनि से और शनि को सूर्य से वेद नहीं होता। जब भी मैं आपको सूर्य के और शनि के, चंद्र के और बुध के वेद स्थान और शुभ स्थान बताऊंगी तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इन ग्रहों को आपस में वेद नहीं होता है। इसी प्रकार चंद्रमा को बुध से और बुध को चंद्रमा से भी वेद नहीं होता है, जैसे कि सूर्य को शनि से और शनि को सूर्य से वेद नहीं होता। चंद्रमा के कृष्ण पक्ष में तथा शुक्ल पक्ष में वेद और शुभ स्थान अलग अलग है, तो आप सुचेत होकर इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। साथियों, अब मैं बात करूंगी कौन सा ग्रह किस स्थान पर शुभ फल देने वाला होता है। जिस स्थान पर वो शुभ फल देता है उसके लिए नियत स्थान है वेद का। यदि उस वेद वाले स्थान में कोई ग्रह आ जाएगा तो उस ग्रह की तरंगें जातक तक नहीं पहुंच पाएंगी, वो रास्ते में ही रुक जाएंगी। अगर वो शुभ फल देने वाला होगा तो शुभ फल नहीं दे पाएगा, अशुभ फल देने वाला ग्रह होगा तो अशुभ फल नहीं दे पाएगा। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भावों में शुभ फली होता है, किंतु यदि सूर्य तो तीसरे भाव में है किंतु उस समय नवम भाव में कोई ग्रह आ जाए तो शुभ फल नहीं पहुंचेगा। सूर्य यदि छठे भाव में है, शुभ फल देने वाला स्थान है, किंतु ठीक उसी समय 12वें भाव में भी कोई ग्रह आ जाए तो शुभ फल नहीं मिल पाएगा। सूर्य यदि दशम भाव में है किंतु ठीक उसी समय चौथे भाव में कोई भी ग्रह आ जाए, चाहे शुभ या अशुभ, तो वेद होगा और उसका फल नहीं पहुंचेगा। सूर्य यदि एकादश भाव में है तो पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह वेद करेगा। अब हम जानेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जिस स्थान पर वेद की बारे में बताऊंगी उस स्थान पर यदि बुध होगा तब वेद नहीं माना जाएगा। बुध के अतिरिक्त कोई भी ग्रह हो तो वेद होगा। चंद्रमा प्रथम भाव में, तीसरे भाव में, छठे, 7वें, 10वें और 11वें भावों में जब कृष्ण पक्ष के होंगे तो शुभ फल देने वाले होते हैं। कृष्ण पक्ष के चंद्रमा यदि प्रथम भाव में है किंतु पंचम भाव में यदि कोई ग्रह आ जाए तो शुभ फल नहीं मिलेगा। चंद्रमा तीसरे भाव में हो और नवम भाव में कोई ग्रह आ जाए तो शुभ फल नहीं मिलेगा। चंद्रमा छठे भाव में है और व्यय भाव में कोई ग्रह आ जाए तो शुभ फल नहीं मिलेगा। चंद्रमा सप्तम भाव में है और दूसरे भाव में कोई भी ग्रह आ जाए बुध को छोड़कर तो शुभ फल नहीं मिलेगा। चंद्रमा दशम भाव में है और चतुर्थ भाव में कोई ग्रह बुध को छोड़कर आ जाएगा तो शुभ फल नहीं मिलेगा। चंद्रमा 11वें भाव में है और अष्टम भाव में कोई ग्रह आ जाए तो शुभ फल नहीं मिलेगा। साथियों, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो मैंने अभी आपको शुभ और वेद स्थान चंद्रमा के बताए हैं वो केवल कृष्ण पक्ष के लिए बताए हैं। अब मैं आपको शुक्ल पक्ष के बारे में बताने जा रही हूँ। जब चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो तो दूसरे स्थान में, पंचम स्थान में और नवम स्थान में शुभ फल देता है, किंतु जो वेद स्थान है वो है प्रथम, छठा और 10वां। इन स्थानों में बुध होगा तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बुध के अलावा कोई भी ग्रह होगा तो वेद होगा। चंद्रमा जब शुक्ल पक्ष के हैं
और दूसरे भाव में है तो उस समय यदि लगन में कोई ग्रह हुआ तो वेद हो जाएगा और शुभ फल नहीं मिलेगा। चंद्रमा पंचम भाव में है शुक्ल पक्ष के और छठे भाव में कोई ग्रह हुआ तब भी वेद होगा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा यदि नवम भाव में है और दशम भाव में बुध को छोड़कर कोई भी ग्रह हुआ तो वेद हो जाएगा और चंद्रमा के शुभ फल नहीं मिल पाएंगे। इसी तरह मंगल, शनि, राहु और केतु इन चारों ग्रहों के लिए शुभ स्थान तीसरा, छठा और 11वां है। किंतु यदि 12वें, 9वें और पंचम भाव में कोई ग्रह आ जाएगा तो शुभ फल नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यहाँ पर शनि के बारे में अपवाद है, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। मंगल, राहु, केतु, शनि सबके लिए तीसरा भाव शुभ फल देने वाला है, किंतु ठीक उसी समय यदि 12वें भाव में कोई ग्रह हुआ तो शुभ फल नहीं मिलेगा। मंगल, शनि, राहु, केतु छठे भाव में शुभ फल देते हैं, किंतु नवम भाव में अगर कोई भी ग्रह हुआ तो शुभ फल नहीं दे पाएंगे। मंगल, शनि, राहु, केतु 11वें भाव में शुभ फल देते हैं, किंतु पंचम भाव में कोई ग्रह हुआ तो शुभ फल नहीं दे पाएंगे। इनमें शनि के लिए विपरीत है। शनि के लिए इन 12वें, 9वें और पंचम भावों के बारे में जो वेद स्थान मैंने बताए हैं उनमें यदि सूर्य हुआ तब वेद नहीं होगा और शुभ फल मिलेंगे। अब बात करेंगे बुध के बारे में। बुध ग्रह दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 11वें भावों में जब होंगे तो शुभ फल देने वाले होते हैं। जो मैं अभी आपको वेद स्थान बताऊंगी उन वेद स्थानों में चंद्रमा के अतिरिक्त कोई भी ग्रह हुआ तो वेद हो जाएगा। चंद्र होने से शुभ फल ही मिलता रहेगा। तो बुध के लिए वेद स्थान है 5वां, तीसरा, नवम, प्रथम, अष्टम और 12वां। मैं अब आपको बताती हूँ कि बुध यदि दूसरे भाव में हुए और ठीक उसी समय पंचम भाव में कोई भी ग्रह हुआ तो वेद हो जाएगा। बुध अगर चतुर्थ भाव में है और तीसरे भाव में कोई ग्रह है तब भी वेद होगा। बुध छठे भाव में है और नवम भाव में कोई अन्य ग्रह आ गया तो वेद होगा और बुध की जो शुभता लिए हुए किरणें हैं वो जातक तक नहीं पहुंच पाएंगी। बुध यदि अष्टम भाव में है और लगन में उस समय कोई ग्रह हुआ तब भी बुध को वेद होगा। बुध यदि दसम भाव में है और ठीक उसी समय अष्टम भाव में कोई ग्रह हुआ तब भी वेद होगा। बुध यदि एकादश भाव में है और व्यय भाव में चंद्रमा को छोड़कर बाकी कोई भी ग्रह हुआ तो बुध का वेद होगा और बुध का जो शुभ फल मिलना था वो नहीं मिलेगा। अब जानेंगे गुरु के बारे में। गुरु दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और एकादश भावों में शुभ फली होते हैं। वेद स्थान है 12वां, चौथा, तीसरा, 10वां और 8वां। गुरु मान लीजिए कुंडली के दूसरे भाव में हैं और शुभ फल देने वाले हैं, किंतु ठीक उसी समय 12वें भाव में कोई ग्रह आ जाए तो गुरु अपना शुभ फल नहीं दे पाएंगे। पंचम भाव में गुरु होंगे तो शुभ फल देंगे, किंतु उस समय चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। गुरु सप्तम भाव में बैठकर अपना शुभ फल देंगे, लेकिन उस समय ध्यान रहे कि तीसरे भाव में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए, नहीं तो गुरु का वेद हो जाएगा और गुरु की तरंगे उस जातक तक नहीं पहुंच पाएंगी तो शुभ फल भी नहीं मिलेगा। गुरु यदि नवम भाव में हुए तो शुभ फल देंगे, किंतु दशम भाव खाली होना चाहिए। इसी तरह एकादश भाव में गुरु हुए शुभ फल देंगे, लेकिन यदि उस समय अष्टम भाव में कोई ग्रह हुआ तो शुभ फल नहीं दे पाएंगे। शुक्र बहुत से स्थानों पर शुभ फल देते हैं, इस तरह फिर बहुत से स्थानों पर ही उन्हें वेद भी लगता है। शुक्र प्रथम, दूसरे, तीसरे, चतुर्थ, पंचम, अष्टम, नवम, एकादश और व्यय भावों में शुभ फल देते हैं। शुक्र यदि प्रथम भाव में हुए तब अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। शुक्र यदि दूसरे भाव में है उस समय सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। शुक्र तीसरे भाव में है तो लगन में उस समय कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, तभी वे अपना शुभ फल दे पाएंगे। शुक्र यदि चतुर्थ भाव में है तो दशम भाव खाली होना चाहिए। शुक्र पंचम भाव में है तो नवम भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, नहीं तो शुक्र का वेद होगा। शुक्र अष्टम भाव में शुभ फल देते हैं, किंतु तब पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। शुक्र नवम भाव में शुभ फल देते हैं, किंतु तब एकादश भाव में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। शुक्र एकादश भाव में बैठकर शुभ फल देंगे तो उस समय तीसरे भाव में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। शुक्र 12वें भाव में तभी शुभ फली होंगे यदि छठा भाव खाली हुआ। मैंने बहुत विस्तार पूर्वक आपको ग्रहों का शुभ स्थान और वेद स्थान एक साथ ही बता दिया है। आप चिंता ना करें, अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं भी आ रही होगी तो आप इस सूची से इन स्थानों को याद कर सकते हैं या अपने पास नोट्स बना सकते हैं। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब खुश रहें। ओम नमः शिवाय।